मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक किनशिप के ऊपर। किनशिप यानी कि नातेदारी। जिस तरह से व्यक्ति के जीवन से संबंधित है विवाह और परिवार, उसी तरह से व्यक्ति के जीवन से संबंधित है नातेदारी। तो नातेदारी क्या है? तो नातेदारी जो है वो व्यक्ति में उतना ही पुराना है, व्यक्ति के जीवन से संबंधित उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का जीवन। लेकिन एक व्यवस्थित संस्था के रूप में इसे अध्ययन करने का जो प्रयास हुआ वो बहुत बाद में हुआ। जैसे एक सिंपल सरल उदाहरण से अगर हम देखें तो नातेदारी से हम जुड़ जाते हैं, जैसे माता पिता हुए और बच्चे हुए, फिर यानी कि माता पिता यानी कि दोनों का संबंध हुआ यानी विवाह हुआ, ये एक नातेदारी हुआ। फिर बच्चे हुए तो माता पिता और बच्चे, वो भी एक नातेदारी हुई। जो दादा दादी हुए वो भी एक नातेदारी हुए। अगर भाई बहन है तो वो भी एक नातेदारी हुई। चाचा चाची हैं वो भी एक नातेदारी हुई। कहने का मतलब ये है कि नातेदारी भारतीय समाज ही नहीं पूरे वैश्विक समाज में उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज। अब इसको परिभाषित करने का जो प्रयास किया है, वो परिभाषित करने का प्रयास कई समाजशास्त्रियों ने इस तरफ किया है। तो हम इसे देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारतीय समाज को परिभाषित करने में, नातेदारी को परिभाषित करने का प्रयास भारतीय समाज में किया गया है। तो हम दो विद्वानों का जिक्र करते हैं। एक है चार्ल्स विनिक। चार्ल्स विनिक क्या कहते हैं? चार्ल्स विनिक कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि माने हुए रक्त संबंधों पर आधारित हैं। अर्थात नातेदारी में रक्त संबंधियों के अलावा गोद लिए हुए विवाह संबंधित सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ? यानी कि नातेदारी एक ऐसी सामाजिक संस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विवाह से संबंधित जो सदस्य होंगे वो तो आएंगे ही, जो व्यक्ति के जन्म से संबंधित व्यक्ति होंगे वो भी आएंगे, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि सामाजिक मान्यता प्राप्त कोई संबंध विकसित किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति बच्चे को गोद लेता है तो जो गोद लेने के बाद जो संबंध विकसित होते हैं वो भी नातेदारी में आ जाएंगे। तो नातेदारी को परिभाषित करने का प्रयास चार्ल्स विनिक ने इस प्रकार किया है कि विवाह और रक्त संबंधियों के अलावा सामाजिक मान्यता प्राप्त जो संबंध होंगे वो भी नातेदारी में आ जाएंगे। दूसरी परिभाषा रेडक्लिफ ब्राउन की अगर बात करें तो देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन ये कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था सामाजिक उद्देश्यों के लिए, यहां पर एक चीज बोली उन्होंने कि सामाजिक उद्देश्यों के लिए नातेदारी व्यवस्था सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। स्वीकृत वंश संबंध, एक्सेप्टेड जो रिलेशन होते हैं, जो स्वीकृत वंश संबंध होते हैं। इसीलिए ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी का संबंध वंश से है। नातेदारी का संबंध वंश से है और जिसका उद्देश्य सामाजिक है और वह परंपरागत संबंधों पर भी आधारित है। परंपरागत यानी समाज में अगर कोई ऐसी परंपरा है जो पहले से चली आ रही है, जो वंश परंपरा है वो भी चली आ रही है, जो विवाह परंपरा है वो भी चली आ रही है, यानी विवाह परंपरा पर आधारित। लेकिन ये बात ध्यान रखना, सामाजिक स्वीकृत जो वंश परंपरा है, विवाह परंपरा है या अन्य परंपराएं हैं, वो सभी जो है इससे संबंधित होंगे। यानी कि इन सब चीजों के अलावा अब हमें यह देखना है कि ये जो दोनों परिभाषाएं हैं, दोनों परिभाषाएं जो हमने पढ़ी हैं, इन परिभाषाओं से क्या विशेषता निकलकर सामने आती है। यानी कि चार्ल्स विनिक की परिभाषा और रेडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा, इन दोनों विद्वानों ने जो अपनी बात कही है उससे क्या नातेदारी के बारे में क्या विशेषता हमको समझ में आती है। तो पहली विशेषता तो देखिए यही समझ में आ जाती है कि नातेदारी समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। नातेदारी समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। यानी कि दोनों ही विद्वानों ने, चाहे वो विनिक हो या ब्राउन हो, दोनों ने ही सामाजिक स्वीकृति को महत्व दिया है। दूसरी बात, जो नातेदारी संबंध होते हैं ये विवाह पर भी आधारित होंगे और जन्म पर भी आधारित होंगे। तो दो बात हो गई।
कि ये जो संबंध होंगे ये विवाह पर भी आधारित होंगे और जन्म पर भी आधारित होंगे। तो एक तो नातेदारी समाज द्वारा स्वीकृत संबंध, दूसरा विवाह और जन्म पर आधारित संबंध, तीसरा नातेदारी में गोद लिए बच्चे भी शामिल किए जा सकते हैं, तीसरी बात। चौथी बात, यह सामाजिक स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है, सामाजिक स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। और नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सामाजिक संबंध है। किस लिए? तो नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अब सामाजिक उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक सामाजिक उद्देश्य हो सकता है कि भाई जो है आगे वंश परंपरा को जारी रखना है, बच्चों की उत्पत्ति करना है, इसके अलावा जो हमारी जो परंपराएं और मूल्य हैं उसको बनाए रखना है ना। तो ऐसी कई परंपराएं, सामाजिक व्यवस्था है जो समाज उसको स्वीकार करती है किसी भी कारणवश, और उस कारणों से वो समाज द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो भी जो व्यवस्था है वो भी नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो नातेदारी के प्रकार के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ किनशिप। टाइप्स ऑफ किनशिप में जाएंगे तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। दो तरह की किनशिप होती है। देखिए, एक होता है रक्त से संबंधित, एक जो किनशिप होती है वो रक्त से संबंधित, ब्लड रिलेटेड, है ना। ब्लड रिलेटेड में कौन आएंगे? जैसे माता पिता हो गए, है ना, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, ये सब क्या हो गए? रक्त से संबंधित नातेदारी। और दूसरे क्या होते हैं? विवाह से संबंधित, जो विवाह के बाद बनते हैं। रक्त संबंधित से मतलब हो गया कॉन्सेंग्यूनिस किनशिप, कॉन्सेंग्यूनिस किनशिप, और विवाह से संबंधित हो गया उसको हम बोलते हैं एफिनल किनशिप। और एफिनल किनशिप में क्या क्या आएगा? जैसे देखिए, विवाह के बाद ही सास ससुर होते हैं, देवर होते हैं, जेठ होते हैं, ननद, भाभी, जीजा, साली, ये सब, या साला, ये सब संबंध क्या हो गए? विवाह से संबंधित। तो टोटल जो नातेदारी बनेंगे वो दो संबंधों पर आधारित बनेंगे, एक होगा जन्म के आधार पर और दूसरा होगा विवाह के आधार पर। लेकिन कुछ नातेदारी ऐसे भी हो सकते हैं जो जन्म और विवाह के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने के बच्चे नहीं है और उसने बच्चे को गोद लिया और वो सामाजिक रूप से भी स्वीकृत हो गया, कानूनी रूप से भी स्वीकृत हो गया, तो उसे भी नातेदारी में रखना होगा। यही जो है नातेदारी की खासियत है कि इसका आकार जो होता है ये विस्तृत होता चला जाता है। नातेदारी तीन श्रेणियों में इसे बांटा जा सकता है। नातेदारी को तीन श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। जो इसकी पहली श्रेणी है, नातेदारी की जो पहली श्रेणी है उसको कहते हैं प्राइमरी किनशिप, यानी प्राथमिक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी मतलब ये हुआ कि जिनसे हमारा संपर्क निरंतर है, घनिष्ठ है, प्रत्यक्षता है, डायरेक्ट एंड क्लोज रिलेशन विथ ए पर्सन, जो हम एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे पति पत्नी हो गए, जैसे पिता पुत्र हो गए, पिता पुत्री हो गई, माता पुत्र माता पुत्री हो गई, या भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए, बहन बहन हो गई, मतलब डायरेक्टली क्लोजली रिलेटेड हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? हमारी प्राथमिक नातेदारी की श्रेणी में आएंगे। उदाहरण से समझ गए होंगे आप लोग। जैसे इसमें दोनों चीजें आ गई भाई, विवाह के बाद पति और पत्नी प्राथमिक नातेदार हो गया, बच्चे हुए तो बच्चे जैसे पिता और पुत्र का संबंध प्राथमिक नातेदारी में आ गया, माता और पुत्र का संबंध प्राथमिक नातेदारी में आ गया, माता और पुत्री का संबंध प्राथमिक नातेदारी में आ गया। तो ये सारे, और जैसे एक ही माता पिता से उत्पन्न भाई बहन, तो भाई बहन प्राथमिक नातेदारी में आ गए। तो एक हो गया आपका प्राइमरी किनशिप। अब दूसरा द्वितीयक नातेदारी, यानी कि सेकेंडरी किनशिप। सेकेंडरी किनशिप का मतलब होता है वे नातेदार जो प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार हैं। प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार, यानी प्राइमरी किनशिप टू द प्राइमरी किनशिप, उनको हम बोलेंगे द्वितीयक नातेदार। जैसे मान लीजिए चाचा हो गए, है ना, चाचा, मामा, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? द्वितीयक नातेदार हो जाएंगे। जैसे पिता हो गए,
प्राथमिक नातेदार, और पिता के जो भाई हैं वो पिता के जो भाई हुए वो पिता के प्राथमिक नातेदार हो गए, तो हमारे लिए वो द्वितीयक नातेदार हो गए। यही चीज मामा के केस में आएगा। जो मम्मी है, माँ है, वो प्राथमिक नातेदार हुआ व्यक्ति के लिए, लेकिन मम्मी का जो भाई है वो मम्मी के लिए प्राथमिक नातेदार है, तो व्यक्ति के लिए द्वितीयक नातेदार हो गया। तो प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप, और तीसरा है टर्शियरी किनशिप यानी कि तृतीयक नातेदारी। तृतीयक नातेदारी क्या होगा? द्वितीयक नातेदार के जो प्राथमिक नातेदार होंगे, द्वितीयक सेकेंडरी किनशिप के जो प्राइमरी किनशिप होंगे, उनको हम तृतीयक नातेदार कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी के दादाजी हैं, अब दादाजी क्या हो गए? द्वितीयक नातेदार। जैसे पिता हो गए प्राथमिक नातेदार, पिता के पिता हो गए, क्या हो गए? पिता के लिए तो वो प्राथमिक नातेदार हुए, लेकिन जो व्यक्ति से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उनके द्वितीयक नातेदार हो गए। अब जो दादाजी के जो भाई हैं वो क्या हो जाएंगे? वो दादाजी के लिए प्राथमिक नातेदार हैं, तो द्वितीयक नातेदार के जो प्राथमिक नातेदार होंगे वो तृतीयक नातेदार यानी टर्शियरी, या यूं कह सकते हैं कि थर्ड किनशिप हो गए। ऐसे कई उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे मदर के केस में, जैसे मम्मी के केस में देखें, माँ के केस में, तो माँ क्या हो गई? प्राथमिक नातेदार। माँ के जो भाई हुए, माँ के भाई यानी मामा, व्यक्ति के लिए सेकेंडरी किनशिप हो गया, और उस भाई का अगर कोई बहन है तो व्यक्ति के लिए वो थर्ड किनशिप हो गया, तृतीयक नातेदार। तो इस तरह से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारतीय समाज ही नहीं, भारतीय समाज के बाहर भी पूरे विश्व में नातेदारी से संबंधित अनेक रीतियां यानी मेथड्स प्रचलित हैं, और हम लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन कई बार ये नहीं समझ पाते कि अरे ये तो एक एक्सेप्टेड, सामाजिक रूप से स्वीकृत नातेदारी है, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ये नातेदारी व्यवस्था बनाई गई है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक नातेदारी है जिसे हम लोग कहते हैं परिहार। क्या कहते हैं? परिहार। परिहार यानी कि एवॉइडेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं एवॉइडेंस। एवॉइडेंस, ठीक है, एवॉइडेंस। एवॉइडेंस क्या होता है भाई? दो ऐसे प्राथमिक संबंधी या द्वितीयक संबंधी जो हैं तो एक दूसरे के निकट, लेकिन उन्हें दूरी बना के रखना है, उन्हें दूरी बना के रखना है। यानी कि दो ऐसे नातेदार जो एक दूसरे के निकट रहते हुए भी दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि हमारे भारतीय समाज में भी देखें, उत्तर भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में आप देखते होंगे लंबे लंबे घूंघट करके रखती हैं जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं, वो लंबे लंबे घूंघट करती हैं। घर में जैसे ससुर आते हैं, सास आती, यहां तक कि कुछ समाजों में तो सास से भी घूंघट रखने की परंपरा है। यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसी नातेदारी व्यवस्था जिसमें कि परिवार के भीतर ही या संयुक्त परिवार के भीतर ही ऐसे संबंध पाए जाते हैं जिनमें एक दूसरे से पर्दा किया जाता है, दूरी बनाकर रखा जाता है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, या ऐसी व्यवस्था क्यों विकसित की गई? तो इसके बारे में भी कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। जैसे देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि ये यूं ही विकसित नहीं हुआ, इसका उद्देश्य परिवार में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और दूसरी बात, फ्राइड कहते हैं, फ्राइड ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि कुछ निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों को रोकना, यानी कि टू स्टॉप द सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव्स, कि परिवार में ऐसे सेक्सुअल रिलेशन डेवलप ना हो जाएं जो बाद में कलह का या विवाद का कारण बने। तो इसीलिए समाज में जो है परिहार संबंधों को विकसित किया गया है। इसके बाद आता है परिहास संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं जोकिंग रिलेशन। देखिए, ये परिहार को बोलते हैं हम लोग एवॉइडेंस, ठीक है, दिस इज एवॉइडेंस, है ना, ये हो गया एवॉइडेंस। और परिहास का मतलब होता है, इसको बोलते हैं जोकिंग रिलेशन, जस्ट उल्टा।
दिस इज कॉल्ड जोकिंग रिलेशन। जोकिंग रिलेशन से मतलब क्या होता है, आप जस्ट उल्टा समझिए कि परिहार का उल्टा। परिहार में दूरी बनाने की कोशिश करते हैं और परिहास में यानी जोकिंग रिलेशन में निकटता बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे भारतीय समाज में आपने देखा होगा देवर और भाभी के बीच का संबंध, जीजा और साली के बीच का संबंध, ननद और भाभी के बीच का संबंध, इसमें हंसी मजाक, छेड़छाड़, ये सब जो घटनाएं होती हैं, मतलब किसी भी सीमा तक हंसी मजाक तक लोग कर लेते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है घनिष्ठता पैदा करना, क्लोजनेस इन द फैमिली। इसका मकसद है कि हम परिवार में घनिष्ठता पैदा कर सकें, हंसी खुशी का वातावरण विकसित करना, और यही इसका मकसद है। तो नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि चाहे वो नाभिक परिवार हो, चाहे वो संयुक्त परिवार हो, चाहे वो विस्तृत परिवार हो, या परिवार से मतलब नहीं है, परिवार के अलावा भी बहुत सारे हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, हमारे पास नहीं होते, लेकिन वो हमारे नातेदार होते हैं, और उनसे जो हमारा रिलेशन होता है वो बहुत व्यापक हो जाता है, बहुत विस्तृत हो जाता है। तो परिहार का मतलब निकट संबंधियों में दूरी बनाए के रखना, लेकिन मकसद पारिवारिक सुरक्षा और शांति है। दूसरा, परिहास संबंधों से मतलब क्या है? इसका मकसद यह है कि परिवार के जो संबंधी हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो एक दूसरे से हंसी मजाक करें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें, जिससे परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बना रहे। और तीसरा तीसरा क्या है? माध्यमिक संबोधन। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोनॉमी। टेक्नोनॉमी, माध्यमिक संबोधन, ये भी इंटरेस्टिंग है। टेक्नोनॉमी में क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हमारे गांव में अगर पत्नी को अपने पति का नाम लेना हो तो वो डायरेक्टली नहीं बुलाते हैं कि भाई रवि तुम आ जाओ, ऐसा नहीं बोलते, या रवि आप आ जाओ। अगर किसी पत्नी के पति का नाम रवि है या शंकर है या मधुसूदन है तो वो ऐसा नहीं बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? अरे भोलू के पापा आ जाओ, रोमू के पापा आ जाओ, इसके पापा आ जाओ। और अगर पति को पत्नी का नाम लेना है तो भी डायरेक्टली नाम नहीं लेते, वो ये इसकी मम्मी आ जाओ, फलना की मम्मी आ जाओ। इसका मतलब क्या है? टेक्नोनॉमी यानी माध्यमिक संबोधन। समाज में, भारतीय समाज में खासकर पति और पत्नी के नाम को नहीं लेकर के उनको परस्पर रेस्पेक्ट देने, सम्मान देने की व्यवस्था की जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी बहू को अपने ससुर का नाम लेना हो या ससुर को अपने बहू का नाम लेना हो, यदि बहू को अपने सास का नाम लेना हो तो ये नाम डायरेक्टली नहीं लिया जाता है। यानी कि अगर नाम लेंगे भी तो इसे सामाजिक तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। कुल मिलाकर के इसका मकसद भी ये है कि परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान को बनाए रखना और एक दूसरे के लिए आदर प्रकट करना, रेस्पेक्ट प्रकट करना। तो भारतीय समाज में ये जो व्यवस्था की गई है, इन सब का मकसद कुल मिलाकर के हमारी पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, मूल्यों को बनाए रखना, आदर को बनाए रखना, और पारिवारिक व्यवस्था में शांति की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। अभी तक हमने आपको 3 ऐसे मेथड्स बताए जो कि नातेदारी से संबंधित हैं, लेकिन 3 और हैं। तीसरा है, जो तीसरा नातेदारी व्यवस्था है, नातेदारी रीतियां हैं, उसमें आता है मातुलेय यानी एबुलकुलेट। मातुले यानी एबुलकुलेट। अब ये बहुत आसान है, वर्ड पढ़ने से ऐसा लगता है कि कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एबुलकुलेट मतलब होता है मातुलेय, हिंदी में बोलेंगे मातुलेय, और मातुलेय का मतलब होता है यह मातृसत्तात्मक परिवारों की व्यवस्था है। जो मैट्रियार्कल फैमिली होती हैं, जहां पर माता का महत्व ज्यादा होता है, जहां पर हर एक निर्णय में माता यानी मां का महत्व ज्यादा होता है, वहां पर मां से संबंधित जो भी उनके सदस्य होंगे, प्राथमिक संबंधी होंगे, उनका महत्व भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मातुलेय फैमिली होंगी वहां पर मामा का महत्व बढ़ जाएगा। यहां तक कि जो जैसे भारत में खासी और तोडा जनजाति ऐसी पाई जाती है, टोडा है ना, तोडा नहीं है वो है तोडा,
इसको बोलेंगे टोडा जनजाति। ये नीलगिरी पहाड़ियां जो है ना तमिलनाडु और इसके आसपास के क्षेत्रों में, ये टोडा जनजाति पाई जाती है वहां पर। तो खासी जनजाति, गारो खासी, ये नॉर्थ ईस्टर्न जनजाति जो मेघालय वगैरह में पाई जाती है वहां पर। टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। यहां पर देखिए जो ज्यादातर परिवार होते हैं ना वो मातुले होते हैं। वहां पर पिता से ज्यादा मामा को महत्व दिया जाता है, मम्मी की तुलना में मामी को महत्व दिया जाता है। यानी कि माँ और उससे जुड़े परिवारों को अधिक महत्व दिया जाने वाला जो नातेदारी संबंध होता है उसको एवुनकुलेट यानी मातुले नातेदारी कहते हैं। फिर आता है इसके बाद जो अगला है वो है पितृस्वसेय, इंग्लिश में कहते हैं एमिटेट। इंग्लिश में कहेंगे एमिटेट। एमिटेट क्या होता है? ये जस्ट इसका उल्टा। यहां पर जैसे मातुले में हमने बताया मातृसत्तात्मक परिवार, इसमें हम बोलेंगे पितृसत्तात्मक परिवारों को अगर ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब पितृसत्तात्मक परिवारों में किसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा? तो पिता, पिता से जुड़े जो उनके प्राथमिक संबंधी जैसे पिता की बहन है ना, व्यक्ति के लिए जैसे बुआ हो गई। तो ऐसे परिवार जिसमें बुआ या पिता से जुड़े उनके और प्राथमिक संबंधियों को अधिक महत्व दिया जाता है उसे हम लोग पितृस्वसेय या एमिटेट फैमिली कहते हैं। और तीसरा क्या है? सहकष्टी यानी कॉवेड। तीसरा क्या है? कॉवेड, सहकष्टी। ये भी बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है और कई जनजाति समाजों में ये पाई जाती है। ये जो है प्रसव अवस्था से संबंधित नातेदारी प्रणाली है। यानी कि कुछ ऐसे समाज भी हैं जहां पर जब पत्नी गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो पति को उसी तरह से व्यवहार करना होता है, उसी तरह के भोजन करने पड़ते हैं, उसी तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है जैसा कि पत्नी को करना होता है। अब जैसे मान लीजिए कई समाजों में ऐसा देखने को मिलता है या ट्राइबल सोसाइटी में कि अगर पत्नी गर्भवती है तो वो कोई नदी या तालाब करके पार करके दूसरे गांव नहीं जाएगी, तो पति को भी उसी के साथ रहना पड़ेगा और उसको भी कोई नदी या तालाब पार करके नहीं जाना पड़ेगा। यहां तक कि भोजन और रहन सहन की व्यवस्था में भी ये नातेदारी परंपरा देखी जाती है। इसे हम कहते हैं सहकष्टी यानी कि कोविड। तो अगर इसको एक बार रिपीट कर लें क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो नातेदारी रीतियां हैं, तो नातेदारी रीतियों में हमने क्या क्या देखा? देखिए हमने 6 रीतियां आपको बताई हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको परिहार, परिहार के यानी एवॉइडेंस, एवॉइडेंस के बाद बताया परिहास, है ना, परिहास का मतलब होता है जोकिंग रिलेशन। तीसरा आपको बताया माध्यमिक संबोधन यानी कि टेक्नोनॉमी, और टेक्नोनॉमी के बाद हमने बताया आपको मातुले यानी एवुनकुलेट, मातुले जिसमें माता और माता के परिवार का महत्व ज्यादा होगा। फिर बताया हमने एमिटेट यानी पितृस्वश्रेय जिसमें पिता और पिता के जो प्राथमिक संबंधी हैं बुआ वगैरह उनका महत्व ज्यादा होगा। और हमने जो छठवां बताया आपको कोविड यानी कि सहकष्टी जो कि पत्नी के गर्भवती होने से संबंधित है, उसमें पति को भी उसी तरह का व्यवहार करना पड़ता है जैसा कि पत्नी को करना पड़ता है। भारत में कई जनजातियां ऐसी हैं लेकिन उनमें से एक जनजाति है खासी जनजाति जिनमें की यह परंपरा देखी जाती है। खासी जनजाति में खासकर ये परंपरा जो है देखने को मिलती है और उसको कहते हैं सहकष्टी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब ये जो नातेदारी की परिभाषा हो गई, नातेदारी के बारे में हमने पढ़ लिया, नातेदारी के यूजेस यानी उसकी रीतियां पढ़ ली। भाई आखिर नातेदारी अगर एग्जिस्ट करती है, नातेदारी अगर बना हुआ है समाज में, भारतीय समाज में या विश्व समाज में, तो इसका कुछ महत्व होगा। क्या महत्व है? तो पहला महत्व तो यह है कि पहला महत्व तो यही है कि जो समाज में व्यक्ति का पद और भूमिका का निर्धारण नातेदारी से होता है। कोई भी परिवार है तो उसमें पिता है तो पिता की का पद और भूमिका हो गई, पुत्र की भूमिका और पद हो गया, माता की भूमिका और पद हो गया। तो नातेदारी, और अगर चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी हैं, बुआ हैं, फूफा हैं,
जितने भी दादा हैं, दादी, आप जितने भी नातेदारों को देखिए और सोचिए कि आखिर जब ये घर में आते हैं तो उनका सबका एक इंपॉर्टेंस बना रहता है, उनका पद, उनकी भूमिका। किसी शादी में बुआ का महत्व ज्यादा होता है, किसी शादी में मामा का महत्व ज्यादा होता है, किसी संस्कार में या किसी राइचुअल में आपने देखा होगा कि दादा या दादी का महत्व ज्यादा होता है। तो कहने, और किसी में आपने देखा होगा फूफा फूफी का या बुआ का महत्व ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि नातेदारी भी एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के पद और भूमिका को निर्धारित करती है। इतना ही नहीं, नातेदारी समाज और परिवार में व्यक्ति के अधिकार और दायित्व को भी निर्धारित करता है। भाई, पद और भूमिका अगर हम देंगे, किसी भी व्यक्ति को पद और भूमिका देंगे, तो भाई उसको हमको कुछ दायित्व भी तो देना पड़ेगा। बिना दायित्व का थोड़ी ना होगा। दायित्व देंगे, कुछ अधिकार देंगे, जिसको अधिकार देंगे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। हु गेट राइट, he has to face the responsibility also। तो परिवार हो या नातेदारी हो, इसमें भी उसी तरह की व्यवस्था है कि अगर व्यक्ति को पद दिया, उसकी भूमिका दी, तो उसको अधिकार भी दिया, और अधिकार दिया तो भाई अधिकार का पालन वो अच्छे से करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। और नातेदारी अपने आप में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, इतनी जुड़ी हुई है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपने आप कुछ नातेदारी संबंध के साथ ही पैदा होता है। और नातेदारी संबंधों का महत्व ये होता है कि जब वो कभी टेंशन में होता है, जब उसे कभी आर्थिक जरूरत होती है, जब वो किसी सामाजिक समस्या में फंस जाता है, आर्थिक समस्या में फंस जाता है, या कोई कष्ट, शारीरिक या मानसिक कष्ट हो जाता है, तो उसकी मदद कौन करता है? उसके जो नातेदार होते हैं, उसके मम्मी पापा हो सकते हैं, उसके दादा दादी हो सकते हैं, उसके नाना नानी हो सकते हैं, उसके चाचा चाची हो सकते हैं, उसका फूफा बुआ हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का भी एक माध्यम है नातेदारी। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी नातेदारी करता है। अगर व्यक्ति के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुझे जो है, किसी कोई व्यक्ति है और उसके दादाजी के लिए कोई काम करना, उसकी दादी के लिए कोई काम करना, उसके मम्मी पापा के लिए कोई काम करना, उसको भाई बहन के लिए कुछ काम करना। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि किसी के माता पिता नहीं है, लेकिन जो भाई है या बहन है वो अपने बाकी भाई बहनों के लिए मेहनत करके जो है, परिश्रम करके उनके लिए काम करते। तो ये नातेदारी का महत्व ही है कि व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक दायित्व को निभाने में भी संकोच नहीं करता। मनोवैज्ञानिक समर्थन तो मिलता ही है। मनोवैज्ञानिक समर्थन का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को यह भरोसा रहता है कि अगर मेरे ऊपर कोई कष्ट आएगा, कोई समस्या आएगी, तो लोग जो हमारे जो नातेदार हैं, हमें जो सगे संबंधी हैं, वो हमारी मदद करेंगे। तो नातेदारी का महत्व क्या है? नातेदारी समाज में क्या काम करता है? तो नातेदारी समाज में व्यक्ति के पद और भूमिका का निर्धारण करता है, उसके अधिकार और दायित्व को देता है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि पैदा करता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जरूरत पड़ने पर उसे मनोवैज्ञानिक समर्थन भी प्रदान करता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे देश में विवाह, परिवार और नातेदारी व्यक्ति के जीवन का आधार है। बेसिस ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति के जीवन का आधार है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई बदलाव आए हैं, जैसा कि बाकी चीजों में भी बदलाव आया। औद्योगिकरण के कारण हमारी परिवार और विवाह पर असर पड़ा। ऐसे ही हमारी जो औद्योगिकरण की प्रणाली है, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन की प्रणाली है, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण है, पूरे विश्व के देशों के व्यापार व्यवसाय आज की डेट में भारत में हो रहे हैं, भारत के व्यापारी और व्यावसायिक लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इन सब घटकों ने विवाह और परिवार के साथ साथ नातेदारी को भी प्रभावित किया है। क्या प्रभावित किया है? भाई देखिए, अब जैसे मान लीजिए मोबाइल आ गया। अब मोबाइल आ गया तो भाई आप अपने, मान लीजिए दादा दादी कहीं दूसरी जगह रहते हैं, तो आप कई बार सोचते हैं मोबाइल से ही बात हो जाएगी, जाने की क्या जरूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है, आप हवाई जहाज है तो 2 मिनट में आप पहुंच जाते हैं वहां पे। मतलब 2 मिनट से कहने का मतलब है कि आप जल्दी पहुंच जाते हैं, और इस तरह से आप मदद भी कराते हैं।
अब आजकल भौतिकता इतनी बढ़ गई है, लोग पैसे और आर्थिक गतिविधियों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि अगर कोई नातेदार, दूर का रिश्तेदार, दूर का नातेदार अगर किसी के पास आ जाए तो 2-4 दिन से ज्यादा झेलना मुश्किल हो गया। ये भी एक चेंजेस ही है, यानी कि जहां एक तरफ बढ़ते औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण के कारण हमें लोगों की जरूरत है, हमें नातेदारों की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि हम नातेदारों से बचने का प्रयास करते हैं। दोनों चीज एक साथ ही चल रही है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो नातेदारी संबंधों को किस प्रकार लेता है। लेकिन परिस्थितियां हैं, जैसे कोई व्यक्ति बॉम्बे में रहता है या दिल्ली में रहता है, उसका परिवार जो है वो छोटे से 1 या 2 कमरे के मकान में रहता है। अब अगर उसके पास 2-4 और लोग आ जाए तो रहने की समस्या खड़ी हो जाती। तो इन सब चीजों का नातेदारी संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि नातेदारी संबंध निरंतर बदल रहे हैं। और अब क्लास के लास्ट में आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म बताते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हो सके तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोज आप तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को अगर लाइक, कमेंट और शेयर भी करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और नातेदारी से रिलेटेड 2 टर्म, 2 शब्द काफी महत्वपूर्ण हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया कि भाई अजा का मतलब क्या होता है, तो देखिए अजा जो है ये नागा जनजाति में प्रचलित एक शब्द है। इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि क्लासिफाइड किनशिप टर्म होता है। क्लासिफाइड यानी किनशिप के 2 टर्म होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है स्पेसिफाइड। एक होता है क्लासिफाइड, है ना, ये जो है ये क्लासिफाइड टर्म है, दिस इज द क्लासिफाइड टर्म। क्लासिफाइड में जैसे आ जाता है एक ही शब्द से, क्लासिफाइड टर्म का मतलब ये हो जाता है कि एक ही टर्म से कई रिलेशन का हमको अंदाजा लग जाता है। खासकर नागा जनजाति में जैसे माँ के लिए, चाची के लिए, ताई के लिए, मौसी के लिए बस एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, अजा। अब अजा शब्द का इस्तेमाल किया तो माँ भी हो गई, चाची भी हो गई, ताई भी हो गई, मौसी भी हो गई। इसका मकसद ये है कई जनजातियों में कि इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो महत्व माँ का है वही चाची का है, वही ताई का है, वही मौसी का है। ये भी इस रूप में भी आप इस नातेदारी संबंध को देख सकते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें कहा जाता है क्लासिफाइड किनशिप टर्म। और दूसरा है स्पेसिफाइड किनशिप टर्म। स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड यानी विशिष्टीकृत किनशिप नातेदारी टर्म। तो उसमें क्या होता है कि जो संबंध है वही एक ही शब्द से एक ही रिलेशन को व्यक्त किया जाता है। यानी कि माता, मम्मी या माता या मदर, तो उसका मतलब एक ही होगा। पिता, तो पिता एक किनशिप टर्म है, उसका मतलब पिता, है ना। इस तरह चाचा, तो चाचा का मतलब हो गया चाचा। जीजा का मतलब हो गया जीजा। उससे कोई दूसरा रिलेशन आप शो नहीं कर सकते। ऐसे जो किनशिप टर्म होते हैं उनको स्पेसिफाइड किनशिप टर्म कहा जाता है। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।